जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एक सीरीज जो है वो चल रही है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज। और जिसमें हम ऑलरेडी काफी सारी चीजें कवर अप कर चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कमलाक्ष ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर एक एक करके पूरे वीडियोस जो है वो अपलोड होते जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन जरूर हिट करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी चीज हम कवर कराते हैं। और इस लेक्चर को क्यों लाइक करना है आपको, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी को जब पढ़ते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें सिर्फ एक ही जगह पर मेंशन रहती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट हमारे पास डिफरेंट क्या चीज है कि हमने आपके हर एक टॉपिक को जो है वो सब टॉपिक्स में जो है वो तोड़ दिया है। इससे आपको फायदा रिवाइज करते समय होगा, मेंस के आंसर लिखते समय होगा, और प्रीलिम्स का अगर किसी क्वेश्चन में अगर आप अटक जाओ तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैप्टर वाइज इंडेक्स को जो है वो देखना है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये डीपीएसपी में हमने पूरी चीज एक्सप्लेन करी हुई कि इसके फीचर्स क्या है। बाई चांस अगर आपसे मेंस का क्वेश्चन पूछ लिया जाए डीपीएसपी का फीचर क्या है और आपको एकदम याद नहीं आ रहा, आपको रिवाइज करना है, तो आप हमारे पेज नंबर 8 पे डायरेक्ट जाकर रिवाइज कर सकते हो इस पीडीएफ के। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके आज इस लेक्चर के एंड में हम लोग कवर कर लेंगे। यानी कि ये पूरे लेक्चर में ये पूरे टॉपिक्स जो है वो A to Z कवर्ड है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अगर आपको अपनी मेमोरी को शार्प करना है, आप घंटों तक पढ़ना चाहते हैं बिना थके बिना रुके, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। जैसे जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो वो अपनी बॉडी बनाने के लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर प्रोटीन लेते हैं, राइट। बट हम लोग पढ़ाई करते समय ब्रेन को जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं देते जो हमारे ब्रेन को चाहिए। तो हमारे ब्रेन को चाहिए होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 9, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अलग से भी अगर लेना चाहें तो आप बाहर से भी जो है वो ले सकते हैं। बट हमने क्या किया, हमने हमारे पास एक ऐसी कैप्सूल्स है गाइस, जो कि बिल्कुल प्रूवन है और उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन है, राइट। यानी कि 100% उसके रिजल्ट्स है। आप खुद एक बार लेकर खाओगे तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपने अंदर रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। आप घंटों तक जो है वो बिना रुके पढ़ भी पाओगे और चीजें आपको याद रहेगी। आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ेगा, आपकी मेमोरी पावर जो है वो बढ़ेगी, राइट। हमने क्या किया है, हमारी जो कैप्सूल्स है उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 9 को जो है वो मिक्स कर दिया है। और ये अमेरिका से जो है वो इंपोर्ट होती है, राइट। तो अमेरिकन प्रोडक्ट है ये, और जिसकी जो कीमत है वो 2734 रुपए इसकी कीमत है, जिसमें आपको 60 कैप्सूल्स मिलेगी। एक सुबह एक शाम को कैप्सूल आपको खानी है। जब आप ये कैप्सूल लोगे मुझसे, तो मैं आपको जो है वो पूरी गाइडलाइंस दूंगा कि आपको कैसे इसको इनटेक जो है वो करना है। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने ब्रेन को जो है वो और बेहतर रखने के लिए, अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए ये चीज सभी स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, जिसमें आपको ज्यादा देर तक जो है वो चीजों को रिकॉल करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मेमोरी पर काम जो है वो करना पड़ता है। तो आपकी इससे स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा, लर्निंग एनहेंस होगी, और ये प्रूवन चीज है। और अगर यकीन ना है तो एक बार ओमेगा 3 ओमेगा 9 के बेनिफिट देख लेना, या फिर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है इस पर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चलो, ये चीज मुझे आप लोग को बतानी थी। ये सभी लोग लो, स्पेशली वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। और बाहर से लेना चाहो बाहर से ले लो, और मुझसे लोगे तो श्योरिटी रहेगी कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मैं जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चीप कॉस्ट के और चीप क्वालिटी के हैं, बट मैं आपको बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराऊंगा। और इसमें सबसे बेस्ट चीज है कि ओमेगा 3 ओमेगा 9 को दोनों को प्रॉपर मात्रा में मिक्स किया हुआ है, जो आपकी परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाएगा। तो चलो, अब बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो आते हैं हमारे टॉपिक पर। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो गाइस देखो, सबसे पहले डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डीपीएसपी पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर 31 में दिया गया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है प्रीलिम्स के अंदर। पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, ये याद रखना है। और ये स्टेट के लिए एक गाइडलाइन का काम करते हैं, ताकि कानून और पॉलिसीज इस तरह से बन सकें जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करें और एक वेलफेयर स्टेट बन सकें। मतलब डीपीएसपी का जो है वो काम क्या है कि ये गाइड करती है, बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल है। क्या है ये? गाइडिंग प्रिंसिपल। ये गाइड करती है किसको? सरकार को गाइड करती है कि सरकार ऐसे कानून और ऐसी पॉलिसीज जो है वो फ्रेम करें, तैयार करें, राइट, जो कि हमारे अल्टीमेट गोल को जो है वो, जो कि इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कराना है। यानी कि जो हमने प्रियम्बल पढ़ा ना अभी पिछले लेक्चर्स में, तो प्रियम्बल के अंदर जो भी हमारे इंडिया के गोल्स मेंशन थे, तो वो पूरे गोल्स जो है वो अचीव हो सके, राइट। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और हम एक वेलफेयर स्टेट बन सकें, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार कानून बनाए।
लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स की तरह जस्टिसेबल नहीं होते। मगर मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये फॉलो नहीं होते, यानी कि सरकार अगर डीपीएसपी को फॉलो नहीं करे, तो आप कोर्ट में जाकर सरकार के खिलाफ डीपीएसपी को फॉलो नहीं करने के लिए केस नहीं फाइल कर सकते। लेकिन शासन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो आइए और डेप्थ में जो है वो इसको हम लोग जो है वो समझेंगे एक एक चीज। अगर डीपीएसपी के ओरिजिन की बात करें, तो इनका कंसेप्ट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड था। देखो कितनी क्लियर तरीके से हमने चीजें यहां पर लिखी हुई है कि डीपीएसपी को कहां से बोरो किया हुआ है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और आयरलैंड ने कहां से लिया था, स्पेन से लिया था, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो ये क्लैरिटी के साथ मैं यहां पर आपकी तैयारी करवाता हूं, जिसमें हर एक चीज कवर्ड रहती है। इस लेक्चर के एंड तक पूरी चीज डीपीएसपी से रिलेटेड आपको क्लियर हो जाएगी, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम की है। फालतू चीजों पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ वही चीज जो काम की है। तो डीपीएसपी की सोच का बेस गांधीयन सोशलिज्म और 1931 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के इकोनॉमिक पॉलिसी रेजोल्यूशन में भी देखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आइडिया था, इसका कंसेप्ट गांधी जी के समाजवादी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस था, और 1931 की इकोनॉमिक पॉलिसी रेजोल्यूशन जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसके ऊपर भी बेस था। राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती। तो अलग अलग सोर्सेज से डीपीएसपी इंस्पायर भी हुए हैं। राइट। मेनली तो हमने आयरिश से बोरो किया था, बट कुछ और सोर्सेज आपको पता होने चाहिए। देखो कितने बुलेट पॉइंट्स में हमने लिखा है। एक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली डीपीएसपी का कंसेप्ट यहां से हमने ले लिया आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी, वीकर सेक्शन का वेलफेयर, यानी कि जो कमजोर ग्रुप है उनका कल्याण, और रिसोर्सेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब चीजें प्रमोट की जाती हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर। तो ये सेम चीज हम लोग को डीपीएसपी में भी देखने को मिलती है। फिर गांधी जी की फिलोसफी, सबका विकास, सर्वोदय जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं। राइट। सबका विकास गांधी जी का मतलब आइडियल्स। राइट। और फिर एक और चीज थी इसके अंदर, विलेज सफिशियंसी, कि गांव जो है वो सेल्फ सफिशिएंट जो है वो रह सके। राइट। विलेज सेल्फ सफिशियंसी। राइट। आत्मनिर्भर जो है बन सके गांव, और गांव की इकोनॉमी का कंसेप्ट इसमें जो है वो शामिल है। फिर नेहरूवियन सोशलिज्म, जवाहरलाल नेहरू जी के विजन से इंस्पायर्ड एक मिक्स्ड इकोनॉमी और वेलफेयर स्टेट का मॉडल भी ये गाइड करता है। तो देखो चार सोर्सेज आपको जो है पता होने चाहिए, जो डीपीएसपी से रिलेटेड हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है, तो डीपीएसपी गाइस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देते हैं। इन्हें पार्ट 4 के अलग अलग आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया गया है। राइट। अब इनके जनरल प्रोविजंस की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 36 स्टेट की डेफिनेशन वही रखी गई है जो आर्टिकल 12 में दी गई थी, जिसमें मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, आर्टिकल 12 to 35 हमने डिस्कस किया था ना, याद हो आपको तो। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर आता है, ये पार्ट 4 है। बिल्कुल सीरीज वाइज आपको ध्यान में रखनी चीज है। अब इसमें गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज आते हैं। तो यानी कि डीपीएसपी में जहां जहां पर भी स्टेट वर्ड है, तो उसका स्टेट का मतलब ये पूरी चीजें जो है वो होती है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ये आर्टिकल 37 कहता है। ये चीज आपसे इस आर्टिकल से रिलेटेड पूछी जा सकती है। राइट। और इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूं। आर्टिकल 38 सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करता है, और इनकम और अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटी को कम करने पर टारगेट करता है, कि लोग को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ, जिससे कि सभी लोग अच्छी इनकम जो है, स्टेटस जो है, अपॉर्चुनिटी जो है वो ले सकें। राइट। तो असमानता जो है इन चीजों के आधार पर, इनकम के आधार पर, स्टेटस के आधार पर, अपॉर्चुनिटी के आधार पर, उसको मिनिमाइज किया जाए। तो ये गाइड करता है आर्टिकल 38 डीपीएसपी का। अब कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो आर्टिकल 39 से 51 तक है। तो हम इसी के बारे में जो है वो एक एक करके बात करेंगे। तो आर्टिकल 39 जो है वो क्या कहता है, लाइवलीहुड के एडिक्वेट मींस, मतलब कि लोगों की आजीविका। देखो कितने अच्छे से हमने मेंशन किया है। ये इंश्योर कर रहा है कि लोगों को प्रॉपर आजीविका प्रोवाइड कराओ, जिससे कि वो कमा सके। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सेम काम के लिए सेम पेमेंट दो। ऐसा नहीं कि मेल को अलग दे रहे हो, फीमेल को अलग दे रहे हो, लोअर कास्ट को अलग दे रहे हो, अपर कास्ट को अलग दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन का प्रिवेंशन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों के हाथ में सिर्फ पैसा है, बाकियों के पास जो है वो नहीं है। सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना। तो ये सब सरकार ये सब चीजों पर काम करती है। और फिर इसके अलावा बचपन और युवाओं की प्रोटेक्शन, बच्चों और युवाओं की प्रोटेक्शन, और फ्री लीगल एड। तो ये सब चीजें देखो, फ्री लीगल एड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि किस में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 39 में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना,
आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इंश्योर जो है वो करना, राइट। आर्टिकल 42, आई थिंक ये बहुत इजी है, सिंपल, सुनते सही भी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आर्टिकल 42 जस्ट और ह्यूमन वर्किंग कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड कराना। अब आप मुझे बोलोगे सर ये आर्टिकल वाइज पूछे जाएंगे क्या? देखो स्टेट पीएससी कई बार पूछ भी लेती है। अब बोलोगे सर इसको याद जो है वो कैसे रखें? देखो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होते हैं, जो न्यूज में आ रहे होते हैं ना, बस उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। जैसे आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है कि इसको स्टैब्लिश करो। ये न्यूज में जैसे ही कोई आर्टिकल ऐसा दिख रहा है तो तुरंत जो है वो आप रिलेट करो कि हाँ यार ये तो अपने डीपीएसपी में पढ़ा था। रिकॉल करो चीजों को। और इसलिए मैं आज की डेट में वो कैप्सूल, वो मेडिसिन इसलिए जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद काफी समय से जुड़ा हुआ था उस कंपनी से, उसके प्रोडक्ट जो है वो लेता था, जो फॉरेन से मैं इंपोर्ट कराता हूँ। और अब मैं मतलब उनके प्रोडक्ट्स पहले मैं कंज्यूम करता था, अब मैं उस कंपनी के साथ डायरेक्टली जुड़ गया हूँ, जिससे कि मैं ही आपको जो है वो चीजें सप्लाई करूंगा, जिससे कि आपको जो है वो काफी हेल्प मिलेगी और उससे ऑथेंटिकेशन होगा ना यार, कि भाई मैं जो चीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो ओरिजिनल ही रहेगी, राइट। और वो आपके घर तक डिलीवर होगी मेरे थ्रू। आपके पास प्रॉपर बिल आएगा जीएसटी वगैरह के साथ, उसमें मेरा भी जो है मेंशन रहेगा, राइट। जिससे कि टू मेक श्योर कि हर एक चीज जो है वो आपको प्रॉपर सोर्सेज से मिले, राइट। तो वो चीजें हैं। तो मैंने इसलिए ये चीज करी है कि भाई आप जो है पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के साथ एड ऑन चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, राइट, जिससे कि आप और दूसरों से आगे बढ़ सको। नेक्स्ट, आर्टिकल 43 वर्कर्स के लिए। देखो वर्कर से रिलेटेड कोई आर्टिकल आया, कोई न्यूज आई, तो आपको आर्टिकल 43 को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो न्यूज रिपीट हो रही है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। बट बाकी नॉर्मल इन जनरल अगर मेंस में लिखने को आए तो आप सिर्फ डीपीएसपी भी डाल दोगे ना, कि डीपीएसपी के प्रोविजंस के तहत जो है ये चीज इंश्योर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। समझ रहे हो? बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। आर्टिकल सिर्फ सुनते जाओ। आर्टिकल 45 बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड कराना, राइट। आर्टिकल 46 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीकर सेक्शंस के एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ाना। आज की डेट में कुपोषण की प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, राइट। कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है कुपोषण की, तो डीपीएसपी उसको गाइड करती है। सिर्फ इतना ही लिख दोगे तो भी सही है। प्रीलिम्स में भी शायद इतना ही डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि बताओ किसमें जो है वो कुपोषण को के इंप्रूवमेंट से रिलेटेड चीजें मेंशन है। वैसे तो ये ज्यादातर गांधीयन प्रिंसिपल्स और नेहरू प्रिंसिपल्स इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, वो जो मैं आपको भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने आइडियोलॉजी के बारे में बताया था। अब सुनो, आर्टिकल 48A ये बेसिकली एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट पर बात करता है। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड देखने को मिलता है। फिर ऐसे ही आर्टिकल 49 हम लोग को देखने को मिलता है ये मॉन्यूमेंट्स और नेशनल इंपॉर्टेंस की जो प्लेस है उनको प्रोटेक्ट करना, जैसे हेरिटेज साइट्स वगैरह जो होती है उनको प्रोटेक्ट करना, राइट। आर्टिकल 50 जो है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की जो है वो बात करता है, सेपरेशन की बात करता है कि ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, राइट। इसलिए तो कई बार आप देखते होंगे कि जुडिशियल ओवर रीच एक टर्म न्यूज में अक्सर आता है, कि जुडिशरी जो है वो कुछ ज्यादा ही जो है वो इन्वॉल्व जो है वो हो रही है ना। तो ये हमने देखा था क्रिटिसिज्म में, याद है ना पिछले लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स की क्रिटिसिज्म में जुडिशियल ओवररीच था, कि कई केस में जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के कामकाज में दखल अंदाजी करती है। तो आर्टिकल 50 बोल रहा है कि भाई सरकार जो है वो थोड़े से इस प्रकार के नियम रूल्स वगैरह तैयार करे कि ये सेपरेशन जो है वो दोनों का रहे, एक दूसरे के काम में कोई दखल अंदाजी ना करे। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, शांति और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, जो हमारे डीपीएसपी के अंदर है, राइट। नेक्स्ट, अब डीपीएसपी का महत्व, ये डायरेक्टली मेंस में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। डीपीएसपी गाइज एक इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी का फाउंडेशन रखता है। यानी कि ये बोलता है कि समाज जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सबके लिए, है ना चीजें। स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग और कानून बनाने में गाइड करता है। ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, पर कोर्ट्स ने कई बार फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रिटेशन डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में की है, जो इनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। यानी कि जब भी फंडामेंटल राइट को प्रॉपर तरीके से पुष्टि देनी होती है तो कई बार कोर्ट जो है वो डीपीएसपी का जिक्र करती है, मतलब कोर्ट जो है वो उसका जिक्र कर सकती है, भले ही ये इन्फोर्सेबल हो या ना हो। जैसे कि प्रियम्बल के केस में हमने देखा था कि कोर्ट जो है वो कई बार प्रियम्बल को लेकर जो है वो टिप्पणियां जो है वो देती है ध्यान में रखते हुए, वो चीज, तो ये हेल्प करती है कोर्ट को। डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मॉरल कंसाइंस माना जाता है, कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो मॉरली काफी बेहतर है, क्योंकि इसमें देखो कितनी वेलफेयर की चीज है, राइट, कल्याण करने की चीज है, न्याय करने की चीज मेंशन्ड है, सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता के बारे में मेंशन्ड है। तो ये पूरी चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो गाइज डीपीएसपी भारत के वेलफेयर और सोशल स्टेट भारत को बनाने के विजन को रिफ्लेक्ट करता है। ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल तो नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब ये याद हो गया होगा आपको, पर इनका गवर्नेंस फ्रेमवर्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके आगे की जो है वो हम लोग चर्चा जो है वो करेंगे, इसके फीचर्स को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, इसके नेचर और लीगल स्टेटस स्टेटस के बारे में बात करेंगे। तो आपको अभी तक ऑलरेडी पता ही है कि डीपीएसपी पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 में दिया है, ये याद रखना है, राइट। और ये स्टेट के लिए एक गाइडलाइन का काम करता है ताकि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट हो। तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपकी परमानेंट मेमोरी में वो लॉन्ग टर्म के लिए चला जाए, राइट। और हमें एक स्टेट, हमें वेलफेयर स्टेट बनाने में हेल्प करता है। तो चलिए आइए मेन टॉपिक पर आते हैं, फीचर्स। अब देखो फीचर, देखो हमने बहुत ही क्लियर तरीके से जो है वो पॉइंट वाइज जो है वो आपके लिए मेंशन कर दिए हैं। पहला फीचर हम लोग को देखने को मिलता है नॉन जस्टिसेबल, अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, राइट। ये चीज आप समझ चुके हो। कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अंतरात्मा है। ये क्या है, हिंदी में भी लिख लेना, संविधान की अंतरात्मा, अंतरात्मा। डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये वेलफेयर स्टेट बनाने का विजन देता है। अंतरात्मा, संविधान जो चाहती है उसका पूरी जानकारी दे रहा है। अब आप बोलोगे सर ये प्रियम्बल भी तो दे रहा है, पर प्रियम्बल गाइड नहीं कर रहा ना प्रॉपर तरीके से आर्टिकल वाइज कि आपको क्या क्या करना है डिटेल में। प्रियम्बल तो बेसिकली एक इंडेक्स है और ये प्रॉपर गाइडिंग टूल है ना। तो याद रखना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश का साधन है ये एक तरह के स्टेट के लिए गाइड बुक है जो कानून बनाने और पॉलिसीज बनाने में मदद करती है। फिर ऐसे ही पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, वाइडर स्कोप, डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज, पहला पॉइंट पॉलिटिकल पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, सकारात्मक दायित्व। डीपीएसपी स्टेट पर एक ड्यूटी इंपोज करता है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए प्रोएक्टिव स्टेप ले, लोगों के कल्याण के लिए काम करे। तो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, वाइडर स्कोप है इसका, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एनवायरमेंट सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है जो शासन का एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तय करते हैं। डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज, संसाधनों पर निर्भर, इनका इंप्लीमेंटेशन स्टेट के इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा संसाधन होंगे उतनी बेहतर पॉलिसीज डीपीएसपी के बेसिस पर इंप्लीमेंट हो सकती है। फिर क्या डीपीएसपी को अमेंड किया जा सकता है? यस, पार्लियामेंट के पास पावर है। अच्छा, पार्लियामेंट किस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर ही नहीं सकती चाहे कुछ हो जाए? बताओ, कोई ऐसी चीज है जिसको पार्लियामेंट बिल्कुल अमेंड जो है वो नहीं कर सकती? इसका आंसर फटाक से भी वीडियो पॉज करो और लिखो। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या पार्लियामेंट किसी भी चीज को अमेंड कर सकती है? सभी चीज को अमेंड कर सकती है, यस और नो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? बताओ। देखो आपने, मुझे पता है बेसिक स्ट्रक्चर आंसर जो है वो लिख दिया होगा, है ना। सो दिस इज व्हाट वी डू, कि आपको याद रहे चीजों को। अगर आपने सीरीज हमारी पूरी तरह से कवर कर रहे हो तो आपको याद होगी बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। बट इसका एक आंसर और है। मैं चाह रहा था कि आप लिखें कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के हर हिस्से को अमेंड करने की, फुल फ्लेज्ड पावर है, बट आर्टिकल 368 के तहत, यस। बट अगर इनकेस वो बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड करना चाहे तो भी कर सकती हैं, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर उन्हें लगा। क्योंकि देखो क्या होता है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो समय के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें चेंज भी हो सकती है, वी नेवर नो, है ना। कोर्ट ने अगर उसको पुष्टि दे दी किसी पर्टिकुलर चीज को और वो बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे से बाहर निकल गई पुष्टि के बाद, तो क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल अमेंड करना? बिल्कुल। तो पार्लियामेंट जो है वो सबसे ऊपर है, सॉवरेन बॉडी है, टॉप मोस्ट, उसके ऊपर और कोई नहीं है। और पार्लियामेंट में बैठे हैं कौन लोग? पब्लिक, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू शासन करवाती है, पूरी कंट्री को चलाती है। तो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? पब्लिक है। तो पार्लियामेंट कर सकती है, और अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वो छेड़ेगी तो वो फिर कोर्ट जो है वो उस पर बात करेगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उनको अलाउड ही नहीं है, अलाउड है भाई, करना सब कुछ अलाउड है। बट डीपीएस सुप्रीम कोर्ट से नल एंड वॉइड कर सकती है अगर उन्हें लगा कि हाँ यार चीजें खराब है। ऐसा ये क्लैरिटी चाहिए मुझे आप लोगों के अंदर। फिर डीपीएसपी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को जज करने का एक बेंचमार्क होता है जिसमें देखा जाता है कि सोशलिज्म और इकोनॉमिक जस्टिस कितना अचीव किया गया है, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस कितना अचीव किया। देखो पूरे बुलेट पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरी चीज आपको दे दी। अब नेचर एंड पर्पस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो डीपीएसपी का नेचर सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल सोच से इंस्पायर्ड है। तो आओ इसको डिटेल में समझते हैं। और ये स्टार मार्कर टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं यूपीएससी के अंदर, और पीएससी भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है। समाजवादी स्वरूप यानी कि सोशलिस्ट नेचर, डीपीएसपी वेल्थ और रिसोर्सेज यानी कि जितने भी संसाधन है, पैसा है, इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना चाहती है। डीपीएसपी बोलती है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले, इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सब में, ताकि इकोनॉमिक इक्वलिटी आए और सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी का बन सके, समाज में सब लोग इक्वल हर तरीके से जो है वो रह सके, स्टेटस सभी का ऊपर जो है वो जाए, है ना। जैसे आप डेवलप कंट्री में जाओगे तो आपको गरीब लोग नहीं दिखते वहां पर, कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग जो है वो, अब ठीक है कंपैरेटिवली है कि भाई कोई जो है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई जो है वो, मैं मान लेता हूं कि नॉर्मल गाड़ियों में चल रहा है और कोई जो है वो बिल्कुल टॉप क्लास रोल्स रॉयस टाइप की लग्जरी गाड़ी में जो है वो चल रहा है ना। मैंने नॉर्मल गाड़ी का इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि भाई सबके लिए अपनी गाड़ी जो है वो सबसे बेस्ट होती है भाई, कोई अपनी गाड़ी को जो है वो ये नहीं सोचता, अपने एसेट को ये नहीं सोचता कि खराब है। और मैं आपको भी यही बोलूंगा हमेशा, आपके पास जो चीज है उसके लिए ऊपर वाले को थैंकफुल करो, दिस इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। ऊपर वाले के लिए हमेशा धन्यवाद रहो कि हाँ भाई मेरे पास जो है सब बढ़िया है, और आगे बढ़ने की चाह जो है वो बढ़ाते रहो। ये गलती कभी नहीं करना कि जितना है पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, जितना है उसके लिए मैं धन्यवाद हूं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरे पास जो चीज है सबसे बेस्ट है, बट मुझे और बेस्ट चाहिए। तो ये बेसिकली आपको आगे बढ़ने में, पुश करने में मदद करेगी ये थिंकिंग आपकी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि डीपीएसपी वेल्थ और रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना चाहते हैं ताकि इकोनॉमिक इक्वलिटी आए और सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बन सके। तो ये वाला हो गया एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब एक गांधीयन प्रिंसिपल है, एक हम लोग को देखने को मिलता है गांधीवादी सिद्धांत। डीपीएसपी में महात्मा गांधी जी के विचारों का भी इंफ्लुएंस है, जैसे विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन करो, ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का कंसेप्ट है। कॉटेज इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग को बढ़ावा देना रूरल डेवलपमेंट के लिए। प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, नशे पर रोक, पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल्स ये कहलाते हैं। अब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ज्यादातर कोचिंग के अंदर सिर्फ ये दो पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं, समाजवादी और गांधीवादी। मैं आपको बताऊंगा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना बिल्कुल एक्सपर्ट, आप लोग जो आने वाले समय में बन रहे हो और आने वाले समय में बन जाओगे और अच्छे। एजुकेशन फॉर ऑल, क्योंकि इंटेलेक्चुअल आदमी एजुकेशन पर फोकस कर रहा है, इंटरनेशनल पीस पर फोकस कर रहा है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को सेपरेट रखो जिससे कि सभी लोग इंडिपेंडेंट हो और कोई किसी के ऊपर हक जो है वो ना जमाए। तो ये तीन चीज इंटेलेक्चुअल अप्रोच, लिबरल इंटेलेक्चुअल अप्रोच पर फोकस करती है। और चौथी चीज वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ एंड नेचर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये चीज सोशल, ये सॉरी वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को दर्शाती है। तो देखो बुलेट पॉइंट्स में कितना बेहतरीन तरीके से हमने आपके लिए चीजें मेंशन करी है। नेक्स्ट, तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स की तरह तो लागू नहीं होती, राइट, आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन इनका कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये फिर से एक बार जो है वो रिपीट हो गया, ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स आप समझ लो। लीगल स्टेटस और इन्फोर्सिबिलिटी क्या है, ये नॉन जस्टिसेबल होता है अपने नेचर में, ये क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अदालती रूप से लागू नहीं किया जा सकता। मॉरल ऑब्लिगेशंस इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि नैतिक दायित्व है, ड्यूटी है बेसिकली स्टेट के ऊपर, मॉरल ड्यूटी, कि भाई वो समाज को समाज में इक्वलिटी प्रमोट करने के लिए आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर डीपीएसपी को लागू करें। फिर इंटरप्रिटेशन, कई बार कोर्ट डीपीएसपी का उपयोग करती हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं ताकि सभी इंडिविजुअल आजादी से जी सकें और सभी का सामाजिक कल्याण हो। और कानून पर भी प्रभाव इसका हम लोग को देखने को मिलता है। डीपीएसपी स्टेट पॉलिसीज और लॉ को शेप करने में मदद करती है जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये पूरी चीज हमने जो है वो इससे रिलेटेड कवर करी। अब आगे की जो है वो चर्चा करेंगे हम लोग। होपफुली आपको टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसको कंटेंट और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड किया गया, कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कंटेंट और ऑब्जेक्टिव्स।
ये क्लासिफिकेशन समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम डीपीएसपी के स्कोप और इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ सकें। पहला, सोशल और इकोनॉमिक डायरेक्टिव्स, यानी कि ऐसे डायरेक्शंस जो सामाजिक और आर्थिक निर्देश से रिलेटेड है ना। तो ये डायरेक्टिव्स एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए दिए गए हैं, यानी कि ऐसा समाज बने जो कि समानता के प्रिंसिपल पर बेस्ड हो। ये सिटीजन्स के सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर को इंश्योर करते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जो है वो बताऊंगा, जैसे कि राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। आर्टिकल 39A, हर सिटीजन के पास रोजगार का साधन हो ताकि डिसेंट लाइवलीहुड मिल सके। ये किस चीज को बता रहा है? सोशल और इकोनॉमिक डायरेक्शन, कि लोग इकोनॉमिकली आगे बढ़ सकें, भाई पैसा है उसके पास। आर्टिकल 39B, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जाना चाहिए, कि मटेरियल का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, ये चीज बता रही है कि भाई ये चीजें आप समझ चुके हो, राइट। वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन को प्रिवेंट करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक के हाथ में ही वेल्थ हो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सभी लोग को जो है वो इक्वल पे मिलना चाहिए, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। वर्कर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, राइट। वर्कर्स जो है वो, उनकी वर्किंग कंडीशन जो होनी चाहिए वो बेहतर होनी चाहिए, राइट। ये करती है ना ये सरकार इन सब चीजों पर काम, राइट। लिविंग वेज फॉर, समय समय पर वर्कर्स के जो वेजेस होते हैं उसको चेंज किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, चेक किया जाता है कि सही है कि नहीं अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, है ना। फिर वर्कर्स का इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में क्या पार्टिसिपेशन है, किस प्रकार से, तो आर्टिकल 43 ये डायरेक्शन देती है स्टेट को कि मैनेजमेंट जो होता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें वर्कर्स भी पार्टिसिपेट करें, इसलिए तो वर्कर्स यूनियन को सपोर्ट किया जाता है। राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, आर्टिकल 41 क्लियरली स्टेट को बोलता है कि भाई राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करो। जैसे कि आपने देखा होगा, ओल्ड एज के लिए, कोई डिसेबल पर्सन है, कोई बीमार लोग हैं, उसके लिए सरकार अलग अलग स्कीम्स लेकर जो है वो आती है ना। वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि सेफ एनवायरमेंट जो है वो मिल सके वर्कर्स को। तो ये चीजें हम लोग को पूरी देखने को मिल रही हैं। बात समझ में आई यहां तक? अब एक इंपॉर्टेंट चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे डीपीएसपी के बारे में ही, कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर शामिल की गई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 4 नए डीपीएसपी शामिल किए। अब एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स पे आंसर देना। प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है, और कौन से ईयर में अमेंड हुआ है, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंड किया गया है प्रियम्बल को, और उसमें कौन से वर्ड्स डाले हैं। तो यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस मैंने पूछ दिए, तो इसका आंसर बताओ। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 4 नए डीपीएसपी जो है वो शामिल किए। इसमें सामाजिक न्याय, लीगल एड प्रोवाइड कराना, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये 4 चीज इसमें शामिल थी। इसमें आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 39F, 39A, 43A और 48A, ये 4 नए डीपीएसपी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेकर आइए, याद रखना है। 39F इंश्योर करता है कि बच्चे जो है वो डेवलप करें हेल्दी तरीके से, राइट, और उनको एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट करो, राइट, ठीक है। आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, नालसा वगैरह जो सरकार बनाती है ना, नालसा के बारे में जो है वो आपको पता होगा, राइट। लीगल एड पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री में जो है वो लोगों को वकील वगैरह मिल सके, इसके लिए सरकार ने लीगल एड सिस्टम जो है वो शुरू जो है वो किया है, असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए लोगों को फ्री में जो है वो कोर्ट कचहरी। अब ऑब्वियसली बात है कि वकील, कोर्ट कचहरी होती है तो वकील के लिए पैसा लगता है, बट नालसा जो है वो हेल्प करती है कि जिन लोग के पास पैसा नहीं है उनको फ्री में लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराती है। तो ये 39A के थ्रू हुआ है। आर्टिकल 43A डायरेक्शन देती है स्टेट को कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिले। 48A ये भी बता चुका हूँ, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार काम करती है। तो पूरे आर्टिकल्स में आपको समझा चुका हूँ, वो आपको क्लियर हो गए, इसमें अब ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट समझने की जरूरत नहीं है। बट ये बस ध्यान में रखने की कुछ चीजें हैं जो मैं भी बताते जाऊंगा, जो ध्यान में रखना कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसने, ये 1976 का, उसने ये 4 चीजें जो है वो शामिल करी हैं। बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए 39F, फ्री लीगल एड के लिए 39A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी प्रमोट हो तो उसके लिए 43A, यानी कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में भी रहे, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए 48A। ये दो चीज इसके अंदर याद रखनी है, 39A और 48A, जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, और बाकी ध्यान में रखना है कि 4 चीजें शामिल की गई। फिर थोड़ा सा कुछ और चेंज आया। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आता है 2 साल बाद। आर्टिकल 38 क्लॉज 2, ये हमें देखने को मिला, इसने डायरेक्शन दिए
कि स्टेट को, कि भाई आप इनकम इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करो, मतलब ये बोल रहा है इनकम इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करो। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 का। उसने अगेन दो चीजें, 21A, जिसने जिसने की, जो पहले डीपीएसपी की कैटेगरी में हुआ करता था, उस राइट टू एजुकेशन, उसको इन्होंने फंडामेंटल राइट्स में जो है वो शामिल कर दिया, जो पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। प्लस एक चीज और हुई थी, आर्टिकल 45, इंश्योर किया गया कि हर एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 6 साल से कम की है, उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन मिले, राइट। और 6 से 14 साल के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए फंडामेंटल राइट ला गया, शामिल हुआ। तो देखो अब 86 अमेंडमेंट एक्ट ने 45 को मॉडिफाई कर दिया कि भाई 6 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी सरकार काम करे, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, वो सरकार का दायित्व है। फिर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 लाया गया, जिसने 43B जो है वो शामिल कर दिया। तो ये ऐसे चार बार कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अमेंड किया गया था। पहली बार में ये चार चीजें शामिल हुई 42nd में, दूसरी बार 44th में, तीसरी बार 86 में और चौथी बार 97th में, राइट। तो अब आज की डेट में डीपीएसपी का क्या रोल है, तो उसमें आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे, आपको समझाने के लिए पूरी चीज मैंने लिख दी है। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप मेरे लेक्चर को फिनिश करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार जो है वो उसको पढ़ते जरूर होंगे, उस पूरी पीडीएफ को, क्योंकि आप जरूर पढ़ा करो, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, और रिवाइज किया करो। तो इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंट पॉलिसीज को के लिए डीपीएसपी का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि सामाजिक न्याय प्रोवाइड कराता है डीपीएसपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करता है, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र इसके अंदर है ना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, जो पहले बता चुका हूं, और एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने के ऊपर फोकस करता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए देखो एनजीटी हम लोग को देखने को मिलती है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। वाइल फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं, ये नॉन जस्टिसेबल हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो भाई फिर क्या करें हम लोग, क्यों, अगर ये नॉन जस्टिसेबल है तो इसको फॉलो क्यों करेगी सरकार? नहीं, ये सरकार की ड्यूटीज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो फंडामेंटल है कंट्री के गवर्नेंस के लिए, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री को चलाने के लिए। तो ये ड्यूटी होती है स्टेट की कि वो कानून बनाते समय इन सब चीजों को अप्लाई करें, जो कि क्लियरली आर्टिकल 37 में लिखा है। क्योंकि अगर इनकेस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई डीपीएसपी को रखा ही क्यों उन्होंने, उसको फंडामेंटल राइट में रख देते जब इतनी इंपॉर्टेंट है तो। नहीं, देखो यार, ऑप्शन चॉइस होना जरूरी है, हर चीज फंडामेंटल राइट में आएगी तो कोर्ट के ऊपर बर्डन आ जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट को मॉरल ड्यूटी दी गई है कि गवर्नमेंट इसको देखकर जो है वो अपने कानून जो है वो तैयार करे, पॉलिसीज जो है वो तैयार करे, या जो भी कानून पॉलिसीज तैयार कर रही है इंश्योर करे कि उसमें डीपीएसपी के ऑब्जेक्टिव्स रहें, राइट। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर अब गवर्नमेंट नहीं करेगी तो क्या, तो सरकार नहीं पलट जाएगी फिर, पब्लिक जो है वो दूसरी, पब्लिक को अगर वेलफेयर स्टेट नहीं मिलेगा तो पब्लिक बोलेगी कि नहीं भाई चेंज करो। तो इसलिए पब्लिक को अवेयर करना जरूरी है, दिस इज द पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। तो मॉरल ऑब्लिगेशन, पहला पॉइंट यही चीज है, डीपीएसपी जो है वो अंतरात्मा है संविधान की, लोगों के, वही मैंने आपको जो समझाया वो यहां पर लिखा हुआ है। कोर्ट इसको लागू नहीं करवा सकती, पर गवर्नमेंट मॉरली जो है बाउंडेड होती है कि पॉलिसी मेकिंग में इसका यूज करे। अब गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कोर्ट हटा देगी। अब पॉलिटिकल सैंक्शन, बात समझिएगा, रियल फोर्स डीपीएसपी के पीछे ये है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी। देखो यहां पर जो मैं आपको बता रहा था वो आ गया ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट सैंक्शन में, कि अगर गवर्नमेंट जो है वो नहीं करेगी तो पब्लिक उनको हटाने का पूरी पावर रखती है कि नहीं। गवर्नमेंट जो है वो जो इग्नोर करती है डीपीएसपी को, तो वो पब्लिक का सपोर्ट लूज कर जाएगी। देखो जो चीज समझा रहा हूं वो बिल्कुल पॉइंट वाइज इसके अंदर मैंने रखी हुई है आपके लिए। देखो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि भाई हम गरीबी हटाएंगे, इक्वल पे प्रोवाइड कराएंगे, गांव क्षेत्र को डेवलप करेंगे। गवर्नमेंट नहीं करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका रिजल्ट इलेक्शंस में देखने को मिलेगा। तो आप बोलोगे सर फिर दिख क्यों नहीं रहा है? इसके लिए लोगों को अवेयर करना जरूरी है, और जो कि अब लोग हो रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि आप देखो ना वोटर टर्नआउट भी बढ़ता जा रहा है कंपैरेटिवली पहले के समय से, ठीक है। अब देखो डीपीएसपी का एक रोल ये भी होता है कि लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को ये लोग गाइड करते हैं। काफी सारे कानून जो होते हैं डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। अब आपके लिए मैंने एग्जांपल्स रख दिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट हुआ, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट हुआ, राइट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हुआ। तो ये सब डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए हैं। एग्जीक्यूटिव जो है पॉलिसीज तैयार करते हैं, स्कीम्स जो है वो लेकर आते हैं सामाजिक कल्याण की, जैसे मनरेगा लाया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, राइट, ऐसी स्कीम, स्कॉलरशिप स्कीम हुई, रिजर्वेशन पॉलिसीज लाई गई, है ना। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। डीपीएसपी कभी भी फंडामेंटल राइट को ओवरराइड कर ही नहीं पाएगी, ना कोई और दूसरा आर्टिकल फंडामेंटल राइट को ओवरराइड कर पाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट सबके सामने
सबसे ऊपर है। यानी कि रिमेनिंग की अगर बात करें जितने भी आर्टिकल्स है उसमें सबसे ऊपर फंडामेंटल राइट्स है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इसको फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन अगर कोई दूसरा कानून कर रहा है तो वो कानून नल एंड वॉइड सरकार जो है वो डिक्लेयर कर देगी, एज सिंपल एज दैट। तो कोर्ट डीपीएसपी का उपयोग करती है फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करने के लिए और इंश्योर करती है कि इंडिविजुअल की लिबर्टी और सोशल जस्टिस बैलेंस्ड रहे। केशव नंदा भारती केस में क्या लाया गया था? बेसिक स्ट्रक्चर सभी लोग जो है वो जानते हैं, मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। बट डीपीएसपी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि अरे भाई इतना अच्छा है तो उसको जस्टिसेबल बनाओ ना। भाई जस्टिसेबल इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि कोर्ट के ऊपर अननेसेसरली बर्डन क्रिएट होगा। और कहीं ना कहीं पब्लिक को भी तो देखना है ना कि जो भी गवर्नमेंट वो चुन रही है वो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो पब्लिक की भी तो कोई ड्यूटीज है, दायित्व है। तो ये चीज हम लोग को देखनी होती है। काफी सारी डीपीएसपी में पैसा बहुत लगेगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो है तो इसलिए भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये तो फिर एक प्रकार से बर्डन क्रिएट करेगी। नहीं, बर्डन भाई पैसा लगेगा तो पैसा बनाने के लिए भी तो सरकार फोकस करे ना। भाई सरकार टैक्स लगा रही है, उसके अलावा दूसरे नॉन टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम पर भी तो टारगेट करे। वो आपको इकोनॉमिक्स में मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है और बाकी आगे चल के एक एडवांस एनसीईआरटी में भी इकोनॉमिक्स के अंदर मैं कवर कराऊंगा, है ना। तो बस बने रहो चैनल से। ठीक है। डिपेंडेंस और पॉलिटिकल विल, अब जैसे ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नमेंट जैसा चाहेगी उस अकॉर्डिंग डीपीएसपी इंप्लीमेंट करेगी जो गवर्नमेंट चाहेगी। अरे तो गवर्नमेंट भी तो सरकार नहीं, वो पब्लिक नहीं जो है वो चूज करी है। तो ये बस मैंने बुलेट पॉइंट्स में जो है वो लिख दिया कि ये इस प्रकार की आलोचनाएं होती हैं। ये भी कहा है कि इसकी लैंग्वेज जो है वो काफी मतलब सही नहीं है, इसके टर्म्स जो है वो सही नहीं है ना, जो कि इसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट बनाता है। वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का काम है। आपके लिए बस ये 4 पॉइंट्स आपको जो है वो डाल देने कि ये इस प्रकार का क्रिटिसिज्म होता है। फिर ये देख लो, अब मैंने जो भी चीज आपको पढ़ाई है ये इसका देखो फीचर है। फंडामेंटल राइट्स में क्या है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या है। अक्सर क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस बताओ। तो देखो, जस्टिसबिलिटी, फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल होते हैं, ये नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं। नेचर, फंडामेंटल राइट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो इसलिए नेगेटिव बोला जाता है। ये पॉजिटिव है क्योंकि ये स्टेट को काम करने के लिए बोलते हैं। फंडामेंटल राइट स्टेट को रोकने के लिए बोल रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो ये वाला चार्ट याद रखना आप कि नेचर क्या है फंडामेंटल राइट का, कि वो नेगेटिव है। अब अगर किसी ने लिखा कि फंडामेंटल राइट का नेचर नेगेटिव है, डू यू एग्री विद दैट और नॉट? लोग जो पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहा वो बताओ क्या करेगा? वो बोलेगा नॉट एट ऑल, फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अरे इडियट, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नेगेटिव है ना। तो इसलिए, और ये कोचिंग इंडस्ट्री में इतना डेप्थ में पढ़ाया नहीं जाता है। आई डोंट नो व्हाई। और मैं भी, जैसे मैंने भी जो है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह ज्वाइन किए थे, किसी का नाम जो है वो नहीं लूंगा मैं। मैं स्पेसिफिकली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ प्लस मैं पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ। और मुझे मतलब सॉरी जनरल स्टडीज के कुछ पेड कोर्सेज मैंने पढ़ाए हुए हैं। और वहां पर मुझे पूरी छूट जो है वो रहती है कि मैं अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहूँ वैसा करूँ। तो वो उस कंपनी का रोल पार्ट जो है वो ठीक ठाक है। अच्छा है, ठीक ठाक नहीं बहुत बढ़िया है, क्योंकि ज्ञान सर के साथ स्टार्टिंग से ही मैं जुड़ा हुआ था यार। बीच में हो गया था, हट गया था, बट दोबारा से जो है वो मैं उनके साथ जो है वो जुड़ा हूँ। और बढ़िया है, वो पूरी फ्री विल देते हैं कि आपको जो करना है आप जैसे करना है करो, बच्चों को समझ में आना चाहिए। मेरा भी ऑब्जेक्टिव सेम वही रहता है। इसलिए मैं घड़ी देखकर पढ़ाता नहीं हूँ, टाइम देखकर पढ़ाता नहीं हूँ। बट अक्सर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ तो वो छोड़ देता है। उनको पता होता है कि भाई एक टॉपिक को कितनी देर में फटाफट फिनिश करके हटाना है। भाई देखो, आप फटाफट फिनिश करो, दैट इज गुड, दैट इज अल्टीमेट थिंग कि जल्दी फिनिश करो। आप जल्दी के चक्कर में मेन चीज छोड़ दोगे तो क्या ही मतलब फिनिश करने का, कम ऑन। तो देखो, ये वाली चीज पूछना जो आपके फ्रेंड्स कलीग्स हैं जो कोचिंग जाते हैं, या आपने भी पहले कोचिंग में पॉलिटी जो है पढ़ा होगा, तो ये वाला इस तरीके से कंसेप्ट जो मैं क्लियर करता हूँ वो कहीं देखा। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, सबका अपना एक स्टाइल होता है, सब अच्छा भी पढ़ाते हैं। बट क्या होता है कि आजकल चीजें कमर्शलाइज बहुत ज्यादा हो गई, तो आपको जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन कौन ट्रस्टवर्दी है कौन नहीं है। इन्फोर्समेंट, कोर्ट जो है वो कानून को, फंडामेंटल राइट्स जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, कोर्ट उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। बट यहां पर ऐसा नहीं है डीपीएसपी में। तो देखो ये चीज है, प्रायोरिटी इन कॉन्फ्लिक्ट। फंडामेंटल राइट तो हमेशा, अगर लड़ाई होगी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में तो जीतेगा फंडामेंटल राइट। अमेंडेबिलिटी जो है वो दोनों की है भाई, बट जुडिशियल रिव्यू लग जाता है किसमें? फंडामेंटल राइट में, बहुत तेजी से। ठीक है। अब एक हिरार्की इशू है, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी दी जाती है डीपीएसपी के ऊपर। तो ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं बस पढ़ने वाली।
ठीक है। वाइल फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल की फ्रीडम, डीपीएसपी जो है वो सामाजिक कल्याण पर फोकस करती, तो है तो दोनों ही ना। फंडामेंटल राइट्स आपको एक तरफ इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोवाइड करा रही है, दूसरी तरफ डीपीएसपी आपको जो है वो समाज में न्याय करने के लिए फोकस कर रही है, तो अच्छी बात तो है। ठीक है। एक केस था चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस 1951 का। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया एक रिजर्वेशन की पॉलिसी, क्योंकि उसने फंडामेंटल अधिकार का उल्लंघन किया था, इवन दो इट वाज इन द लाइन विद डीपीएसपी। तो डीपीएसपी बोलता है ना कि भाई सरकार जो है वो इक्विटी पर काम करे, प्रमोट करे कि लोग जो है वो सामाजिक और आर्थिक तौर पर इक्वल हो, तो यहां पर रिजर्वेशन के थ्रू प्रमोट किया गया तो उसको हटा दिया। क्यों? फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन जो है वो हो रहा था इस केस के अंदर। तो अब इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। अब सर, अब आप अभी तक तो समझ ही चुके हैं कि जहां डीपीएसपी की लड़ाई होगी फंडामेंटल राइट के साथ, वहां फंडामेंटल राइट ही जीतेगा। ठीक है। यूटी अब डीपीएसपी का फायदा जो है वो क्या है, तो अब ये पूरी चीज जो बताइए फिर से, गाइडिंग प्रिंसिपल है लॉ मेकिंग के लिए, ये इसका फायदा है कानून बनाते समय, ये हेल्प करती है। जुडिशरी को हेल्प करती है इंटरप्रेट करते समय वेरियस कानून को, है ना। पॉलिसी बनाते समय हेल्प जो है वो की जाती है, जैसे मिड डे मील स्कीम, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सब बनी है इन चीजों को देखते हुए, जैसे आर्टिकल 47 को देखते हुए। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और वेलफेयर स्टेट के डेवलपमेंट में इसका रोल होता है, सामाजिक न्याय को प्रमोट करती है ना। आर्टिकल 39A, 39D, 46, ये सब चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है कि इक्विटेबल सोसाइटी को बनाने पर फोकस कर रही है, टारगेट कर रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प जो है वो करती है, जैसे आर्टिकल 38 जो है वो आप देख लो, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करती है, असमानता को रिड्यूस करती है। इवन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, पॉवर्टी को रिड्यूस करने पर फोकस रहता है। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, एक ऐसा समाज हो जो कल्याणकारी हो, गवर्नमेंट कल्याण पर ज्यादा फोकस करे। फिर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें डीपीएसपी और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा, तो ये आप जजमेंट जो है वो अपने हिसाब से देख सकते हो, एक बार रिवाइज जो है वो कर लेना इस पीडीएफ से, बाकी कुछ खास नहीं है। गोलकनाथ केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंड नहीं किए जा सकते डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, है ना। इसका इम्पैक्ट यही हुआ कि इसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बना दिया, डिफिकल्ट हो गया कि सोशलिस्ट पॉलिसी को जो है वो डीपीएसपी के आधार पर इंप्लीमेंट करना, नहीं तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। केशव नंदा भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाया गया। मिनर्वा मिल केस 1980, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पहले भी मैं बोल चुका हूं कि इस केस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब हार्मनी और बैलेंस का कंसेप्ट मिनर्वा मिल केस से एसोसिएटेड है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसलिए अलग से लिखा है इसमें कि मिनर्वा मिल केस 1980 ने हार्मनी और बैलेंस का कंसेप्ट इंश्योर किया कि भाई आप सामाजिक आर्थिक न्याय भी प्रोवाइड कराओ और एक इंडिविजुअल के राइट्स के बीच में भी बैलेंस क्रिएट करो। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, बट वो बेसिकली एक दूसरे की हेल्प करते हैं सोसाइटी, बेहतर सोसाइटी बनाने में। तो आप ये वाली चीज जो है वो अपने मेंस में मेंशन करेंगे मिनर्वा मिल केस के जजमेंट को, जो बहुत अच्छा बता रहा है। कोड कोड इंटरप्रेट करे फंडामेंटल राइट डीपीएसपी को इस तरीके से कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, दोनों इंडिविजुअल फ्रीडम और सोसाइटल वेलफेयर प्रमोट हो। और ऑब्वियस ही बात है कि एब्सोल्यूट तो है ही नहीं, नीदर फंडामेंटल राइट्स नॉट 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 डीपीएसपी, किसी के पास जो है वो एब्सोल्यूट पावर जो है वो नहीं है कि कौन सुप्रीम है कौन, सब अपनी जगह सही है, ये उन्होंने समझाने की कोशिश करी। और जुडिशियल रिव्यू तो है ही, जहां किसी चीज का उल्लंघन होगा जुडिशरी जो है वो आकर चीजों को ठीक करेगी। तो डीपीएसपी के इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो कानून के थ्रू, गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज के थ्रू, राइट, जुडिशरी इंटरप्रेट कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है सरकार को कि भाई ये फलाना डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करो। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कुछ डीपीएसपी जो है वो इंप्लीमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, जैसे कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, म्युनिसिपैलिटीज पंचायत लेकर आए ना डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को डिसेंट्रलाइज जो है वो किया गया, है कि नहीं, याद आ रहा है। अब कुछ पॉलिसीज जो डीपीएसपी के थ्रू बनाई गई, देखो हमने अच्छे से लिखा हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आर्टिकल 45 में डीपीएसपी के फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है 6 से 14 साल के बच्चों को। मनरेगा आर्टिकल 41 से इंस्पायर्ड हुआ, मनरेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 47 से इंस्पायर हुई, मिनिमम वेजेस एक्ट 43 से इंस्पायर हुई। ये चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 3942 से इंस्पायर हुआ। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कानून आर्टिकल 48A से जो है इंस्पायर हुआ। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। अब इसकी इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी है, तो उसकी सक्सेस की बात करें, गरीबी कम करने में हेल्प हुई, एजुकेशन प्रमोट करने में हेल्प हुई, शासन को बेहतर बनाने में हेल्प हुई। बट इसकी प्रॉब्लम भी है, रिसोर्सेस काफी कम है,
राइट। इम्प्लीमेंटेशन में काफी गैप है, प्रॉपर तरीके से ये इम्प्लीमेंट नहीं होती। सरकार चाहेगी तो वो प्रायोरिटी देगी, वरना नहीं देगी, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब पार्ट 4 के बाहर भी हम लोग को कुछ चीजें, यानी कि डीपीएसपी के बाहर भी कुछ चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। जैसे काफी सारे आर्टिकल्स बियॉन्ड पार्ट 4 जिसके अंदर डायरेक्शंस हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं डीपीएसपी के इंटेंट और पर्पस को, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो डीपीएसपी में तो नहीं है बट फिर भी वो डीपीएसपी का जो विजन है, जो गोल है, उसको अचीव करने में हेल्प करती है। जैसे कि जस्टिस, न्याय प्रोवाइड कराना, गवर्नेंस, आर्टिकल 50, राइट, पार्ट 4 का सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ऐसे ही आप देखोगे शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का क्लेम सर्विसेज के अंदर और पोस्ट के अंदर ये डायरेक्शन देता है स्टेट को कि वो बैलेंस करे रिजर्वेशन पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के साथ। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 335 पार्ट 16 के अंदर जो हमें देखने को मिलता है वो इसके साथ अलाइंड है। ऐसे ही आर्टिकल 38, 39A, 43, है ना, तो ये भी अलाइन बहुत सारी चीजों के साथ है जो सरकार तैयार करती है। बस यही सब चीजें और कुछ नहीं है। आर्टिकल 350A, 351 एजुकेशन लैंग्वेज से जो है वो रिलेटेड है, माइनॉरिटीज वगैरह, कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। पॉलिसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करती है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने पर फोकस करती है, एक अच्छा शासन हो सके उस पर जो है वो टारगेट करती है। तो देखो कितने अच्छे से पूरी चीज लिखी हुई है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमें कांटेक्ट जो है वो जरूर करिएगा। प्लस थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये ब्रेन बूस्टर कैप्सूल जो है वो जरूर लो। ये आपकी ब्रेन की पावर को बहुत एनहांस करेगा, पढ़ने में आपको बहुत मदद करेगा। इसको एटलीस्ट 2 महीने तो लो, मेरा हाईली रिकमेंडेशन है। उसके बाद फिर खुद आप जो है फर्क देखना। वो तो एक एक बार ऑर्डर करोगे तो आपको खुद फर्क 15 दिन के अंदर दिख जाएगा। और प्रॉपर नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको इनटेक करने के बाद किसी भी प्रकार की। चलिए अब मैं साइन ऑफ करूंगा, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक का बटन जरूर हिट करना, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स पे आपके अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो वो लिखिएगा और आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय श्री महाकाल।